बहुत साधुवाद। सबसे पहले महाकारुणिक बुद्ध को नमन। बंदे करुणाशील को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि, और आप सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज का विषय शुरू करते हैं। मैं अक्सर किताबें पढ़ता रहता हूँ, ये मेरी आदत है करने की। तो मैं कुछ और लिख रहा था उस पे, तो क्या है कि मेरे सामने एक किताब आई, 5000 years ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्चर, यानी कि भारतीय वास्तुकला के 5000 साल। मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक सवाल उठा। तो फिर मैंने ये अपना जो आज का ये आर्टिकल है या आपका मेरा जो वक्तव्य है ये बनाया मैंने। और वो जो सवाल है मैं आपको सभी से लास्ट में पूछूंगा। और मेरा ख्याल है कि वो सवाल ऐसा है कि हमें अपना इतिहास जानने के लिए बाबा साहब की जो योगदान है इस भारत को बनाने में, वह क्वेश्चन हमें हर हर उस आदमी से पूछना चाहिए जो बाबा साहब को नकारता है। तो शुरू करते हैं आज की बात के। तो क्या है कि भारत में जब से हम इतिहास भारत का देखते हैं तो 6 अलग अलग कबीले समय समय पर भारत में आए। सबसे पहला कबीला जो भारत आया, जिसको वो आर्य कबीला बोलते हैं, आर्य नस्ल के लोग बोलते हैं, असल में वो अनाम कबीला था, उनका कोई नाम नहीं था। वो बुद्ध से करीबन 40-50 साल पहले भारत में आना शुरू हुए। और फिर वो तथागत बुद्ध के पास गए, महावीर स्वामी के पास गए कि हमें ब्राह्मण कहा जाए, माना जाए। तो एनी हाउ उसके बाद जो नेक्स्ट जो आया कबीला जो आया वो यमन आए, जो सिकंदर के साथ आए। और बाद में जो अपने महाराजा मिलिंद जो है या मिनांडर जो है वो आए। उसके बाद शक और कुषाण आए। तो शकों के बारे में ये कहा जाता है कि वो शाक्य वंशीय थे, बाद में उनका नाम शक हो गया। और जैसे शाक्य वंशीय तथागत बुद्ध को मानते थे, ऐसे भी शक जो है ये भी तथागत बुद्ध को ही मानते थे। उनके बाद हूण आए, और उसके बाद मुगल आए, और लास्ट में अंग्रेज आए। अब इन जो ये 6 किस्म अपने अलग अलग कबीले आए, इन्होंने भारत में आके क्या कुछ बनाया, क्या कुछ तबाह किया, ये आज के इस वक्तव्य में मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ नई चीज सीख पाएंगे। देखिए, मैं हर बार यही कहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य जो है, हमारा जो संघर्ष है, वो लाठी गोली बंदूक का नहीं है। हमारा जो संघर्ष है वो दिमागी है, अकल का है, ज्ञान का है। और जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम जिन लोगों ने हमारे समाज पे कब्जा किया हुआ है, हमारे विरासत पे कब्जा किया हुआ है, उनसे हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे। मतलब लड़ने का अर्थ ये नहीं कि हमने कोई वो लाठी और बंदूक चलानी है। मतलब उनके साथ जब भी बहस हो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, तभी हम उनसे जो है बात कर पाएंगे। तो ये जो मेरा आज का विषय है, भारतीय वास्तुकला। तो सबसे पहले अगर भारतीय शब्द को लूं मैं, तो भारतीय में देखिए, मैंने ये 6 कबीले आपको बताए, ये अलग अलग समय में भारत में आए। और जो सबसे पहला कबीला भारत में आया, उनका जो सबसे बड़ा उनका जो विद्वान है आज के आधुनिक युग का, वो है डॉक्टर राधा कृष्णन। राधा कृष्णन ने 1294 पेज की एक किताब लिखी, इंडियन फिलॉसफी, यानी कि भारतीय दर्शन। उसमें उस बंदे ने लिखा कि ये जो आर्य है ये बाहर से आए थे, और वेद में जो श्लोक लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई है, ये उनके पिछले वतन की, उनकी अपनी गाने या गीत या गाने या जो भी है, ये उनके उस समय के हैं।
ये इसका अर्थ क्या हुआ कि वो लोग विदेशी हैं, भारतीय नहीं है। दूसरा क्या कि उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, ये राधा कृष्ण ने कहा, तो उनके धर्म ग्रंथ हैं वो विदेशी हैं। उनके जो गाने हैं उसमें जो श्लोक हैं, जो ऋचाएं हैं, वो विदेश में उनके जो पिछली जन्मभूमि है वहां की है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंग्रेज यहाँ आए, वो ईसाई धर्म को मानते थे। जैसे बाइबल हमारी नहीं है, यीशु जो है ठीक है, उनकी बहुत सी शिक्षाएं हैं हमसे, भारतीय जो सभ्यता है उससे मिलती है। तो लेकिन जैसे मतलब वो भारतीय नहीं है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का एक कारण ये भी था कि बुद्ध धर्म जो है ये भारत में ही इसका जन्म हुआ, और यही मतलब हमारा प्राचीन धर्म था ये। तो ऐसे मतलब जैसे मतलब मुस्लिम लगा लो आप और चाहे ईसाई लगा लो, जैसे वो भारतीय उस हिसाब से नहीं है, वैसे ही ये लोग भी जो है भारतीय नहीं है। जो वास्तुकला है, वास्तुकला में अदरवाइज तो थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैंने इसमें हम भारतीयों ने आदिकाल से लेके अब तक जो भी बाबा साहब के समय तक हमने जो बनाया इस भारत में, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, उसका मैंने थोड़ा विवरण देने की कोशिश की है। आदिकाल का जो शब्द है, इसका अर्थ कोई भी आदमी ये ना ले के सतयुग में ऐसा हुआ था, त्रेता में ऐसा हुआ था, द्वापर में ऐसा हुआ था, या कलयुग में ऐसा हुआ था। आदिकाल का मतलब हिस्टोरिकल एरर्स हैं, वह समय जब हमारे पास सबूत है कि देखिए ये जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, असल में वो जम्बूद्वीप सभ्यता थी, क्योंकि वो पूरे भारत में फैली हुई थी। तो जो जम्बूद्वीप के निशानियां मिली हैं, वहां से उस चीज की जो भी मिली है वो वास्तुकला है। उसके बाद जो आगे और दूसरे हमारे जो लोग हैं उन्होंने जो चीजें बनाई, वो सभी मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। आखिर तक बाबा साहब का जो युग था, जिसको मैंने अंबेडकर युग कहा है, वहां तक जो है उसको मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। और बाबा साहब का युग मैं क्यों कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि बाबा साहब की भारत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए, मैं आपके सामने छुपाऊंगा नहीं, मुझे अभी थोड़े दिन पहले ये किताब मिली, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये भी किया है। तो जब मुझे ये पता चला, तो मैंने फिर जो है ये आपके सामने उस जानकारी को साझा करने की कोशिश की है। तो देखिए, जो हमारा इतिहास जो है वो जम्बूद्वीप सभ्यता से शुरू होता है, जिसको वो सिंधु सभ्यता बोलते हैं। और आजकल कर उनके एक नई चाल चलने लगे हैं, वो सिंधु सभ्यता को भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से वो करने लगे कि हमने इसको उजाड़ा नहीं है, हमने तो जो है ये हमने ही बनाई है सभ्यता, आपका इसमें कोई बहुत ज्यादा ही योगदान नहीं। तो चलिए, वो जो अपना इतिहास बताते हैं, उसमें वो 9 खंड करते हैं, इतिहास के 9 अलग अलग काल देते हैं। पहला वो बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता काल था, उसके बाद वैदिक काल आया, फिर बुद्ध काल आया, उसके बाद रामायण महाभारत यानी कि वो महाकाव्य काल आया, फिर मौर्य काल आया, उसके बाद पुराण काल आया, उसके बाद गुप्त काल आया, फिर मध्य काल, और आधुनिक भारत जो है, आधुनिक काल जो है ये आया। लेकिन असल में हमारी जो इतिहास जो है उसमें सबसे पहले हमारी जम्बूद्वीप सभ्यता का उदय हुआ, उसके बाद बुद्ध युग आया, फिर मौर्य या सम्राट अशोक का युग आया, फिर शक और कुषाण इनका युग आया, फिर गुप्त वंश जो है जिसको बोलते हैं लिच्छवी युग आया, उसके बाद विदेशी लोग यहाँ आने शुरू हुए, और लास्ट में जो है इसका बाबा साहब का जो है ये अम्बेडकर युग जो है, ये आज के समय पे ये चल रहा है। ठीक है, हम बाबा साहब को बहुत से लोग जाति की वजह से नहीं मानते, लेकिन समय आएगा उनको अब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, मानने लगे हैं। और देखिए, सोना जो है उसको आप कितना भी छुपा के रखो, कितना भी आप उसमें धूल मिट्टी लगाओ, लेकिन सोना जो है वो सोना ही रहता है। आखिरकार आपको मानना ही पड़ता है कि ये सोना है। तो बाबा साहब जो है वो बिल्कुल खरा सोना है, और इनको एक ना एक दिन ये मानना ही पड़ेगा कि बाबा साहब जो है उसके बिना भारत जो है ये नहीं बन पाता, जो आज के समय में है। तो जैसे मैंने शुरू में ये कहा
कि जो ये सिंधु सभ्यता नहीं, ये जम्बूद्वीप सभ्यता है। सिर्फ एक छोटा सा मैं इसमें आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो नक्शा है वो शुरू होता है इधर, अगर हम देखें जो जम्बूद्वीप का है, उधर जो शुरू अफगानिस्तान से लेके बीच में आप ये लगा लो पंजाब हरियाणा है, पाटलिपुत्र है, पालीभुत नगर है। उसके बाद ये ढाका से आगे एक महासंस्थान करके जगह है, वहां तक ये मिला है जो जम्बूद्वीप सभ्यता की है। और आगे उसके बाद बर्मा जो है, म्यांमार जो वो शुरू हो जाता है, वहां तक जो है इस सभ्यता की जिस प्रकार से ईंटें हमने अग्रवाह में देखी हैं, राखीगढ़ी में देखी हैं, अपना मोहनजोदड़ो में देखी, बिल्कुल वैसे ही ईंटों के मकान जो है इन सभी जगह पे बने हुए हैं। ऊपर अगर हम शुरू करें कश्मीर से, बारामूला से लेके और नीचे तमिलनाडु केरला तक किलाड़ी ऐसी जगह मिली है जहां धम्म लिपि और तमिल को मिला के शिलालेख जो है, या जो पत्थर जो है कुछ ऐसे मिले हैं, उन पे जो है ऐसी वो लिपि लिखी गई है, उस पे वार्ता लिखी गई है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता नहीं है, जम्बूद्वीप सभ्यता है। अब इस जम्बूद्वीप की जो है सबसे जो मेन खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत जो है वो है कि यहाँ ये ईंटों से बनी हुई है। अब आपको ये लगेगा कि ईंट बनाने में क्या है, लेकिन भाई ऐसे मिट्टी ली, उसमें पानी मिलाया, गाढ़ा किया और उसको जो है सांचे में डाला और उसको फिर पका दिया, ईंट बन गई। लेकिन आप ये सोचिए, जिस समय हमारे किसी अनाम पूर्वज ने, हम नहीं जानते उस महान हमारे पूर्वज का क्या नाम था, जिनके मन में ये बात आई कि जब भी बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो जिस झोंपड़ी में हम रह रहे होते हैं, घास फूस की झोंपड़ी में, अगर तेज हवा चले तो भी वो उड़ जाती है। आंधी बरसात, अगर बरसात आए तो हमें उसकी कोई छत से सुरक्षा नहीं मिलती। तो उस बंदे के दिमाग में ये आई कि हम मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने जैसे पहले गारे की ईंट बनाई होगी कच्ची, फिर उनके दिमाग में आया कि इसको कुछ, अगर जैसे हो सकता है घर में कोई चूल्हा वगैरह हो, उसमें वो जो पक जाता है, जैसे मिट्टी पक गई, तो उसके दिमाग में आया हो कि ये हम जो है ऐसे ईंट पक्की करके और हम जो है घर बना सकते हैं। तो ये हमें आज ये एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन देखिए आज क्या है कि हर आदमी के जेब में मोबाइल है, तो उन्हें ये लगता होगा ये टेलीफोन क्या चीज होती है। लेकिन जब हमारा समय था, हम छोटे थे, यानी कि अब से 50 साल पहले की बात लगा लीजिए आप, अगर कहीं हमें टेलीफोन करना हो तो कोई बहुत, हमें बड़ी दिक्कत आ कोई आ गई और हमने अभी किसी को संदेश भेजना है, हम सुबह अगर कॉल बुक करते थे टेलीफोन की, तो शाम को कहीं जाके नंबर आता था। तो जिस आदमी ने वो देखा हुआ है, तो उसको ये पता है कि टेलीफोन की कीमत क्या है, उसकी क्या महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। और लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ मोबाइल देखा है, उनको ये चीज नहीं पता। तो ऐसे क्योंकि ईंट हमें ये बनी बनाई मिल गई, हमने इसका जो बनाने का वो सिस्टम नहीं देखा, हमने उसका जो पीछे का आधार है वो नहीं देखा। तो आप कल्पना करके देखिए कि जिस आदमी ने, हमारे पूर्वज ने ईंट बनाई, और देखिए ईंट बनाई हमारी जम्बूद्वीप सभ्यता के लोगों ने, और ये यहाँ से पूरी दुनिया में गई है। आज किसी भी दुनिया का कोई भी मकान जो ईंट से बना हुआ है, तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने ये ईंट बना के, या हमने उनको सिखाया कि ईंट कैसे बनानी है। तो ये हमारी जम्बूद्वीप सभ्यता की वास्तुकला का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है दुनिया को हमने ये दिया है। और देखिए सबसे जो मेन चीज है, अब वो क्या कहते हैं दूसरे लोग के, जी हमने, हमारी ईंट जो है हमारी भाषा में ईस्ट का शब्द है इसके लिए, और ये तो बाद में ईंट जो है बिगड़ा हुआ रूप है। ईस्ट का उन्होंने बहुत बाद में ये शब्द बनाया। और अब बहुत से लोग हैं, एक सुभाष काक करके कोई है, उसके बहुत से आर्टिकल आते हैं, मैंने एक दो बार उसको लिखा भी। तो वो ये कोशिश, वो एक बताता है, देखो ये हमारे पास ऐसी ड्राइंग थी, हम ऐसे करके इतने कोण पे ये ईंट ऐसे बनाते थे, ये पकाते थे, ये हम यज्ञवेदी में लगाते थे। लेकिन ऐसा उनका कुछ भी नहीं है।
देखिए, संस्कृत में अछूत शब्द नहीं है, अस्पृश्य शब्द नहीं है, ईंट शब्द नहीं है, संत शब्द नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों की दीपक के लिए उन्होंने बाद में शब्द बनाया, मतलब ये चीजें इनके पास थी ही नहीं। ये सभी हम लोगों की, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बनाई हुई है। और सबसे बड़ी चीज जम्बूद्वीप सभ्यता की ये है कि उसमें कहीं भी ब्राह्मण धर्म का कुछ भी निशान नहीं मिला है, कहीं यज्ञ वेदी नहीं मिली है, कहीं उनकी कोई मूर्ति नहीं मिली है। जहां भी मिली है तथागत बुद्ध की या बुद्ध के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी निशानियां मिली हैं। वास्तुकला में उनके सिवा किसी और का वो इसमें कोई नाम नहीं है। अब जो ये जो ईंट जो है, अब देखिए, जिस आदमी ने ये बनाई उसने 4-2-1 के मतलब उसमें रेशो में बनाई कि जैसे उनका क्या है कि 3 इंच जो है मोटी है, 3.25 इंच मोटी है, 2.5 इंच जो है, 5.5 इंच चौड़ी है और 11 इंच लंबी होती थी। जो आम ईंट है थोड़ी बड़ी होती थी, वो 4 इंच मोटी होती थी, 8 इंच चौड़ी होती थी और 16 इंच लंबी होती थी। और मेरी उम्र के जो लोग हैं वो जानते हैं कि पहले जब हम छत बनाया करते तो छत के लिए बड़ी टाइलें आती थी और हम बत्ते डाल के और इसमें छत बनाते थे। तो ये हमारी जम्बूद्वीप सभ्यता से हमें ये यानी कि हमारी ये परंपरा चली आ रही थी। इसमें देखिए एक जो खास बात है, सीवर और पानी के लिए, अदरवाइज ईंट में जो है नमी सोख लेती है। सीवर, तो सीवर और जो पानी की व्यवस्था इनसे हमारी जो जम्बूद्वीप सभ्यता में था, इसके लिए वो खंगर ईंट बनाते, खंगर बोलते हैं वैसे पंजाबी में, शायद बाकी और जगह भी ईंट को बहुत ज्यादा पका लेते हैं, बिल्कुल काली लाल हो जाती है वो। तो इसमें जो खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जो आम ईंट है ये 900 डिग्री पे पकाई जाती है और जो खंगर ईंट है ये 1200 से 1400 डिग्री पे पकाई जाती है। अब आप ये सोचिए 5000 साल पहले जब पूरी दुनिया घास फूस के मकानों में रह रही थी, उस समय हमारे लोगों के पास ये नॉलेज थी, ये टेक्नोलॉजी थी, ये समझ थी कि हमने 900 डिग्री तक पकाएंगे तो हमें मकानों के लिए ईंट मिल जाएगी। अगर हम 1200 से जाके इतने डिग्री पे पकाएंगे तो हमें हमारी जो नालियां और बनानी है उसके लिए ईंट बनेगी। अब ये मतलब सोच के देखिए कि उस समय भाई उनके पास ये तापमान को कंट्रोल करने का और उसको बना के रखने का, अगर देखिए 12 शायद 1400 से ऊपर चला जाए तो फिर ये मिट्टी जो है पिघल जाती है, फिर ये जो ईंट है ये किसी काम की नहीं रहती। तो उन लोगों को ये पता था उस समय। तो ऐसे जैसे ये मोहनजोदड़ो का जो स्तूप मिला है, इसमें बहुत से उनके अलग अलग दावे हैं, वो फिर कभी बात करेंगे इस पे। वो कहते हैं कि ये जो है, वैसे ये महाराज कनिष्क जो है, सम्राट कनिष्क, उन्होंने बनवाया था ये, कि जो उन्होंने तो टूटे हुए शहर के ऊपर बनाया। भाई इतनी अकल तो हर आदमी को होती है, भाई उजाड़ शहर में कोई स्तूप बनवाएगा, क्यों बनवाएगा, जब तक वहां लोग रहते होंगे तभी बनाएगा। तो मैंने जो है आजकल के एआई का जमाना है, तो मैंने ये फोटो अपलोड की। मैंने कहा जी ये फोटो है, इसके आधार पे बताइए कि ये शहर ओरिजिनली, ये जो इमारत है, ये शहर है, ओरिजिनली कैसा होगा। तो उन्होंने ये वाला चित्र जो है ये बनाया। और आप ये देखिए कि वाकई ये यानी कि ऐसा बना था ये। तो आप सोच के देखिए हमारे उस समय के लोग जो है कितने मतलब ज्ञानी और निपुण लोग थे, एक्सपर्ट लोग थे। थोड़ा विषय थोड़ा ज्यादा लंबा है तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये उस समय की देखिए मूर्तियां मिली हैं हमें, और इन औरतों के आप गहने देखिए। इस गहने में उन्होंने सोना पहना हुआ है या अपने गले में मोती वगैरह जो भी है वो पहन रखे हैं। और ये जब हम लोग हार गए, हमें दबा दिया गया, तो ये सोना पहनना जो है ये हमारे लिए वर्जित कर दिया गया, इस पर पाबंदी लग गई।
एक ये मूर्ति मिली है वहां पर छोटी सी, मेरे ख्याल करीबन 8-9 इंच या इतनी की है, बस्ट है, मतलब सिर्फ ऊपर का हिस्सा है ये। तो इसके बारे में वो कहते हैं ये प्रीस्ट किंग है। लेकिन जो मैं आप बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में आती है, इस आदमी की पोशाक वही है जो तथागत बुद्ध जो है चीवर धारण करते हैं। तो ये अगर जम्बूती सभ्यता की है, पुराने समय की है, तो ये या तो इस बंदे की जो हमारी ये पुरानी परंपरा थी जो तथागत बुद्ध ने अपनाई, और चीवर जो है ऐसे ये अपना दायां कंधा खाली रख के ऐसे चीवर धारण किया। और अगर ये बात की है तो ये इस आदमी ने तथागत बुद्ध से जो है चीवर की तरह कपड़े पहनना जो है वो सीखा। अब आप ये देखिए, उस समय ये मणके बनते थे, बीड्स बनते थे, ये पत्थर के और इस तरह के अलग अलग जो मेटल, ये क्या जिसे आजकल ये नहीं वो उंगली में डालते हैं, वो मनके टाइप समथिंग, जो कि अपने नक्षत्र दिखाकर वो रतन लीजिए, उन चीजों के बनते हैं ये। अब आप ये देखिए कि इसकी इतनी सफाई मतलब उन्होंने बनाई है। उस समय मशीनें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, उन्होंने ये बनाई है। अगर हम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये अगर पत्थर की बनाई है तो इसमें धागा डालने के उन्होंने छेद कैसे किया होगा, जरा सोच के देखिए। कि हमारे उस जमाने के लोग, हमें ये छोटी सी बात लगती है ये कि वो गले में ऐसा था, आजकल छोटी लगती है, लेकिन उस समय में उन लोगों ने इसमें धागा डालने के लिए छेद कैसे किया होगा। और ये जो नीचे है ये बाट है, ये मेरे ख्याल कम से कम जो है शायद आधा ग्राम से है, और बड़े वाला शायद ये क्या नाम 10 ग्राम या ऐसा कुछ है। और सबसे मेन चीज ये क्या है कि ये 1 ग्राम के 50वें हिस्से तक एक्यूरेट है। ये जो आजकल मिलीग्राम आती है उसमें एक्यूरेट है। तो ये वाकई मतलब सोचने की बात है कि हमारे लोगों के पास ऐसा क्या था कि वो 1 ग्राम के 10वें 20वें 50वें हिस्से तक एक्यूरेट जो है बाट बनाते थे ये तो अभी तक तो ये उस समय वहां जो सबसे मेन एक सील मिली है वहां पर, इसके बारे में सभी उनके जो लेखक हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक ही मतलब पंजाबी में कहूँ तो एक ही बुकाई करते हैं वो, एक ही बात करते हैं वो कि ये जो है शिव जी की फोटो है। शिव जो है वो बैठा है अपने ध्यान में। एक हमारे देखिए समाज में क्या है कि हमारे पास साधन नहीं है। एक आदमी ने अपने हाथ से एक किताब लिखी, ये पूरी सील्स जो है इनके ऊपर, और इनको गोंडी भाषा में, वहां का है उसमें गोंडवाना साइड का, और वो किताब जो उन्होंने इंटरनेट पे अपलोड की, मैंने डाउनलोड की। उस बंदे ने कहा ये जो है ये महांदी है, और इसका अर्थ होता है उस एरिया का मुखिया। अब जो मेरा जो इसमें जब मैंने ये सील देखी, उसने कहा कि ये पशुपति की सील है। तो देखिए मेरा जो है एक क्वेश्चन उठा मेरे मन में कुछ, कि अगर ये पशुपति की सील है तो ऐसा क्या हम कहीं भी ऐसा जिक्र आया है कि ये जो शिव जी है इसने पशु पाले हों? पशुपति तो तभी होगा ना जब वो पशु पालता हो। और क्या उसने कभी, या कोई आम आदमी ने भी, भले चंगे दिमाग वाले आदमी ने कभी ऐसा किया है कि हाथी पाला हो, शेर पाला हो, गेंडा पाला हो, या ऐसे जंगली भैंसे वो पाले हो? और तीसरी बात क्या है कि वो कहते हैं कि वो कैलाश पर्वत पे रहता है जहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है। क्या इन चारों जानवरों में से कोई भी जानवर उस बर्फ वाले एरिया में रह सकता है? अगर वो नहीं रह सकता तो फिर ये पशुपति कैसे है, ये शिव जी कैसे है? बस उन्होंने जो है, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साधन उनके पास हैं, तो अब उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। देखिए ये तो जम्बूद्वीप वाले जो है शिव जी को मानते थे, पशुपति को मानते थे। देख भारत सरकार ने एक जो है ये सील अपने, इसकी जो पोस्ट ऑफिस स्टैंप उन्होंने जारी की थी, उसमें बिल्कुल यही आदमी
ऐसी बिल्कुल एक बना रखा उन्होंने, उस गोंडवाना साइड का, मतलब किसी फेस्टिवल का उन्होंने पोस्टल स्टैम्प जो है वो जारी किया था, उसमें बिल्कुल यही बना रखा था, ऐसा ही हैट पहन रखा उस बंदे ने। और ये यहाँ पर जो है उसके हाथ में ढोलक है लंबा सा ऐसे। तो ये जो है ये हमारे लोग हैं। और देखिए एक ये जो राइट साइड वाली ये जो सील है, इसमें इस जो भी बंदा बैठा है इसके पीछे ये पीपल के पत्ते बने हुए हैं। तो अगर ये पीपल के पत्ते बने हुए हैं तो नेचुरली ये तथागत बुद्ध के लिए ही उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है। अब देखिए जो भारत के बुद्ध की जो शक्ल बनाई जाती है वो चीन जापान में नहीं बनाई जाती, वहाँ कान लंबे कर दिए जाते हैं। और अब तो जापान में एक लाफिंग बुद्धा करके बना दिया, पेट बड़ा करके, ऐसा जो है। तो ये हो सकता है कि हमारे जिन लोगों ने ये बनाई उन्होंने तथागत बुद्ध को अपने देवता उसी ढंग से ही इनको जो है ये बना दिया हो। यानी कि इन एनी केस मतलब ये वो पशुपति या शिव जी नहीं है ये। अब ये देखिए मेरा जो दावा है कि हम लोग जो है जम्बू द्वीप के वारिस हैं। हमारे शहर तबाह कर दिए उन्होंने, हमारे घर तबाह कर दिए, हमारे स्तूप उन्होंने तोड़ दिए, हमारे शहर उजाड़ दिए। लेकिन हमारी जो परंपरा है ये ऐसे ही चली आ रही है। अगर आप अपने बचपन के दिन याद करें, एटलीस्ट मुझे याद है कि ये ऐसे खिलौने हमने घर पे, मेरी माँ जो है चीकनी मिट्टी लेके आया करती थी वो, और हम ऐसे जो है ये पहिए बना के और ऐसे घर बनाते, फिर आगे धागा बांध के, और हम जब छोटे बच्चे थे तो ऐसे खेलते थे। ये कांसे की थाली है और ये कांसे की जो है देगची या हांडी है ये। और मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरी शादी में खुद को जो है कांसे की थाली मिली है, बाबा साहब को जो है थाली और लोटा मिला था। तो ये जो है ये आज भी, मतलब हम जब शादी करते हैं तो कांसे की थाली को एक प्रतीक के रूप में, एक रिवाज के रूप में ये दी जाती है। और ये देखिए ये जो बर्तन है जम्बूद्वीप सभ्यता में जो बनते थे, ये अभी तक हम यूज करते थे। ये तो ठीक है अभी अब सिल्वर और ये क्या एल्युमिनियम और ये सब चालू हो गए, अदरवाइज यही हमारे जो है इसी के हम वारिस थे ये, और ये परंपरा हमारे पास आज भी चली आ रही थी। उसके बाद जैसे ये कहते हैं कि फिर बुद्ध युग आया, जम्बूद्वीप पहले था। और बुद्ध युग में ऐसा नहीं कि कुछ बदल गया हो हमारा। ये बनते आनंद का स्तूप है जो वहाँ के लिच्छवीगण है उन्होंने बनवाया था ये। और कुदरती बात है कि ये जो स्तूप बना है लिच्छवी, ये उनके बनते आनंद के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद बना होगा। तो ये करीबन बुद्ध के आसपास, जो बुद्ध काल के आसपास जो है ये बना था। ये जो सिक्का है ये गांधार का सिक्का है उस समय का। इसमें देखिए ये स्तूप का निशान जो है ये बनाया जाता है, ये बोधि वृक्ष है। और ये सत्य जिसे या सत्य, चार सत्य हम बोलते हैं, उसका निशान है। अब जहां से मैंने ये चित्र उठाया इस सिक्के का, वो कहता है जी ये जो है इतना हिस्सा जो है ये उसके नंदी के खुर के निशान है। तो भैया ऐसा कोई, ऐसा अभी तक आपने कोई ऐसा बैल देखा है जिसके पंजे पे या जिसके खुर पे ऐसा सात्य का निशान बनता हो, या बोधि वृक्ष बनता हो, या स्तूप बनता हो? चलिए खैर ये उनकी आदत है। वत्स राज्य जो है उसमें ये धम्मचक्र वाले जो सिक्के चलते हैं, और ये शायद नीचे जो है त्रिरत्न का जो है ये उसका निशान है। ये सम्राट अशोक ने जो है जब वो बनाया अपने सांची का स्तूप, तो उसकी एक जगह पे ये ऐसा जो है उन्होंने कारीगरी, यानी कि एक वो बनाया कि ये उसी नारा का चित्र है जहां पर तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो मैंने उन अपने एआई से कहा कि बिल्कुल इसी चित्र को देख के आप कल्पना कीजिए कि ये शहर कैसा होगा। तो ये कुशीनारा जब तथागत बुद्ध थे बिल्कुल ऐसा दिखता होगा। ये उसकी कल्पना है, हो सकता है सही भी हो सकता है नहीं भी हो। तो ये हमारी जो वास्तुकला है ये ऐसे ही, मतलब एक जैसे दरिया का रवानगी होती है, प्रवाह होता है, ऐसे ही चलती आ रही है। अब नंदी युग जो है, अब ये हमें कभी कोई भी इतिहासकार नहीं बताता
कि नंद जो लोग थे, सभी ये बताते हैं बहुत बुरे थे, लेकिन उन्होंने काबुल, ये यहाँ से सिंध दरिया निकलता है, वो उसके दरिया के यहाँ से काबुल से उन्होंने ये सड़क शुरू की। और ये अपने जो, जिसे आज आज हम जीटी रोड बोलते हैं, अमृतसर होती हुई ये दिल्ली और फिर उसके बाद कलकत्ता तक जाती है। और ये कलकत्ता से भी आगे निकल के ये जो बर्मा है, यहाँ तक उन्होंने रोड बनाई। ये टेक्निकली हो सकता है आप इसको वास्तुकला नहीं कहें, लेकिन उन लोगों ने ये इस देश के लिए ये बनाया। फिर ये मौर्य युग आया, और ये तो मौर्य युग तो जो है हमारा स्वर्ण काल था। तो ये तक्षशिला का जो है, वहां पर एक धम्माजिक स्तूप है, उसके खंडर है। वहां पर एक ये क्रिस्टल का ये एक ऐसी वो यानी कि एक बनी हुई चीज मिली है, ये अस्थि कलश है। और हो सकता है इसमें तथागत बुद्ध की अस्थियां रखी हो, और यहाँ तक्षशिला में उसको रखा गया हो। जब मैं ये सीढ़ियां देख रहा था तो मेरे मन में एक बहुत, यानी कि थोड़ा दुख भी था, उसमें थोड़ा सा आश्चर्य भी था कि कोई समय ऐसा भी होगा जब इस पे दुनिया के महानतम जो विद्वान थे उस समय के, उनके चरण पड़े होंगे, इस पे वो चढ़े होंगे, उतरे होंगे, यहाँ बैठ के उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की होगी, कोई आचार्य से वो सीखा होगा। लेकिन आज ये खंडर हो गए हैं। ये तक्षशिला का सिक्का है जिसमें ये स्तूप बना हुआ है, और ये शायद 4 आर्य सत्यों का निशान है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, इसकी नींव जो है सम्राट अशोक ने रखी थी। बाद में ये डेवलप होती हुई उन्होंने विहार बनाया था छोटा, बाद में जो है ये यूनिवर्सिटी तक बन गई है। ये जो उसका है अपना नालंदा का जो खंडर मिलते हैं आजकल, और ये यहाँ से जब हमने पढ़ा, लोगों को शिक्षित किया हमारे पूर्वजों ने, तब ये जो है दुनिया में हमें विश्व गुरु कहा गया। अब ये बाकी तो आप सबने देखी है, ये ऐसे ही है। ये सांची का स्तूप है। ये उस समय के किसी ने हाथ से चित्र बनाया था कि जब ये इसमें मिट्टी और धूल सब चढ़ी हुई थी, और ऐसा ढेर लगा हुआ था, बाद में ये हटा के और ये सांची का स्तूप निकला। एक ये जो है सम्राट अशोक की ये जो मूर्ति है, ये अफगानिस्तान में हड्डा करके कुछ स्तूप है, जगह है, वह स्तूप में से ये मूर्ति मिली है। और ये देखिए हमारे जो कमाल की जो चीज है, ये बारबरा की वो है, गुफा है, जिसमें पत्थर को इतना चमकाया गया है कि आदमी का अक्ष दिखता है, उसमें प्रतिबिंब दिखता है, जैसे कि ये अपने शीशे में दिखता है। अब ये अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं, तो हमें क्या पढ़ाया जाता है कि ये जो लिच्छवी काल है, जिसे गुप्त काल कहते हैं, वो उस समय बनी। लेकिन ये गुफाएं जो है महाराजा मिलिंद के समय से बननी शुरू हुई थी, और उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन तक जो भी राजा आया उसने इन गुफाओं को बनाने में योगदान दिया। तो अब ये देखिए, ये अफगानिस्तान में जो सम्राट अपने महाराजा मिनांदर थे या मिलिंद जो थे, उनका बनाया हुआ स्तूप है। ये पहली सेंचुरी का बनाया हुआ, फर्स्ट सेंचुरी के, यानी शक और कुषाण जो थे उनका बनाया हुआ ये अजंता अलोरा की गुफाओं, कार्ला की जो गुफा है उसमें बनाया हुआ उनका ये स्तूप है, चैत्य है ये। और ऐसे ही ये जो है, ये उनका बनाया हुआ अपने गुप्त काल में बना हुआ। यानी कि हमारी जो परंपरा है, आप ये देखिए, ये और ये चित्र बिल्कुल एक जैसे हैं। ये हमने एक ही परंपरा को बना के रखा है। जो सतवाहन राजा हैं दक्षिण के, उन्होंने यहाँ पर बहुत योगदान दिया है। आजकल हमें क्या पढ़ाया जाता है कि वो तो जो है ब्राह्मण धर्म को मानते थे, यज्ञ करते थे, बलि यज्ञ करते थे। ये सम्राट हर्षवर्धन जो है, ये उनका एक स्तंभ बनाया हुआ है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उनका नहीं बनाया हुआ जी, ये किसी और ने बनवाया है, उनके बाद जो और प्रतिहार राजा आए थे उनका बनाया हुआ है। ये सम्राट जो महाराजा हर्षवर्धन है, उनके किले के खंडर मिले हैं। तो ये वास्तुकला जो है, ये हमारी ऐसे परंपरा चली आ रही है, और इसको किसी भी राजा ने नहीं छोड़ा। अब ये जो है मुगलों ने बनाई है,
ये जैसे शाही मस्जिद है लाहौर की, ये आप जानते हैं ताजमहल है, ये सीकरी वो है, फतेहपुर सीकरी है, ये लाल किला है, और ये पंचमहल है। इसकी खासियत क्या है कि ये बिल्कुल उसी डिजाइन पे बनी है जिस डिजाइन पे हमारे बौद्ध विहार में जो पढ़ने के कक्ष बनते थे, जहाँ लेक्चर दिए जाते थे, वो उस हिसाब से बने हैं ये। और मुझे जो इसमें सबसे हैरानी जो हुई है, ये सांची का स्तूप है, और ये अपना ताजमहल लगा लो या कोई भी मस्जिद लगा लो, उसके ऊपर बना हुआ गुंबद है। अगर आपको इतने हिस्से को आप देखो तो इन दोनों की बनावट जो है एक जैसी है, ये गुंबद की और इसकी। ये क्यों है? क्योंकि इसको बनाने वाले जो हैं, ये इन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने ये मस्जिद बनाई और ये स्तूप बनाया। ये एक ही लोगों के बनाए हुए हैं, हमारा सिर्फ धर्म बदला है, लेकिन हमारे खून में जो वास्तुकला बनाने का रिवाज, जो मादा है, वो खत्म नहीं हुआ। ये अंग्रेजों ने बनाया है, ये उनके क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, ये राइटर्स बिल्डिंग बनाई। आजकल ये वहाँ की जो है बंगाल की जो विधानसभा है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये इंडिया गेट है। और ये जो पंजाब के एससी सिख जो हैं, मजहबी सिख बोलते हैं जिनको, उन्होंने डिमांड की और उन्होंने अपने दम पर ये खालसा कॉलेज बनवाया। और अंग्रेजों ने बनाया खैर ये, पर उन्होंने इसमें जो भी अपना लेबर, ये श्रमदान जिसे बोलते हैं, वो किया और ये उन्होंने बनाई। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संसद बनाई ये, और ये राष्ट्रपति भवन जो है ये बनाया। और इसके बाद जो है आया बाबा साहब का युग। अब बाबा साहब जो है, ये थोड़ा मैं इसको डिटेल में कभी फिर जाऊंगा मैं इसमें। जो मुझे पहली बार पता चला कि बाबा साहब ने भारत के 4 बहुत बड़े जो डैम हैं, उनकी जो संरचना थी, उसका जो खाका जो है बाबा साहब ने तैयार किया। वो क्योंकि 1942 से 46 तक वायसराय की उसमें कार्यकारिणी में रहे थे, परिषद में रहे थे एज लेबर मेंबर। उन्होंने फिर ये देखिए, उस समय क्या होता था, अब भी ये होता है हमारे यहाँ, कि जब बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आती है तो उसके बाद क्या है कि सब कुछ तबाह हो जाता है, और या फिर जो है सूखा पड़ता है। तो बाबा साहब जो, क्योंकि देखिए वो एक जीनियस थे, मतलब उनके जैसा जीनियस शायद इस दुनिया में कभी कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने फिर ये एक खाका तैयार किया, एक प्लानिंग बनाई, और उनसे कहा कि जो वायसराय थे उस समय के, कि आप जो है यहाँ डैम बनाइए, उससे बिजली बनेगी। जबकि उस समय देखिए सन 42 में 46 में मेरा ख्याल हमारे घर में शायद 60 के आसपास कभी बिजली आई है। तो उस समय पे जब भारत में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, बाबा साहब ने ये प्लानिंग दी कि एक दामोदर जो घाटी है उस पे ये 7 जुलाई 1948 को उन्होंने ये कारपोरेशन बनी। उससे पहले उन्होंने उसकी मंजूरी ले ली थी। हीराकुंड डैम जो है, ये बाबा साहब ने इसकी वो बनाया। सोन नदी का जो डैम है, ये बाबा साहब ने उसका पूरा खाका तैयार करके वहां से दिया। भाखड़ा नंगल पे जो डैम है पंजाब हरियाणा, जिससे आज जीवित है, पूरे भारत पे सबसे पहले नंबर पे स्टेट्स बनी है, वो इस करके बनी कि बाबा साहब ने इसका जो है उस समय जो सेंट्रल असेंबली थी, उस समय की जो संसद थी, वहां से मंजूरी ली इसकी। तो ये तो डैम की इनकी है। देखिए बाबा साहब ने जो है, क्योंकि वो विद्या जो है, एजुकेशन जो है, वो उनका सबसे बड़ा मकसद था। तो बाबा उन्होंने आते ही सबसे पहले ये मिलिंद कॉलेज जो है, इसकी स्थापना की। ये सिद्धार्थ कॉलेज है, यानी बाकी तो कहता है हिंसा परमो धर्म, बुद्ध जो बाबा साहब वो कहते हैं शिक्षा परमो धर्म है। ये जो है उन्होंने, ये 1956 का चित्र है, बाबा साहब ने उस समय बनवाया। और ये जो है आज के समय उनके प्रोस्पेक्टस पे ये सिद्धार्थ कॉलेज का जो है, ये ऐसा फोटो मिलता है। ये भाखड़ा नंगल है, डैम है, ये हीराकुंड जो है,
ये बाबा साहब की देन है ये। हमें कहीं, देखिए अगर वो कहीं गांधी जैसे कुछ होते, किसी और जाति के होते, तो आज वो पता नहीं देश के क्या राष्ट्रपिता और क्या कुछ बना दिए गए होते। ये जो है ये बाबा साहब की दी हुई वास्तुकला है। और अब जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो हमारी इतनी चीजें बनी है वास्तुकला की, चाहे सड़क बनी हो, चाहे भवन बना हो, चाहे ये मूर्तियां बनी हो, तुम्हारे वैदिक काल में क्या बना? उनकी तो छोड़ दीजिए, वो जो आपके चार युग हैं, क्या ये सतयुग, कलयुग और त्रेता द्वापर, इनको छोड़ दीजिए। जो हिस्टोरिकल आप कहते हो कि जी हिस्ट्री में वैदिक काल है, वैदिक काल का आपने क्या बनाया? क्या चीज बनी है? तुम्हारा जो महाकाव्य काल है उसमें क्या बनाया? क्या है उसके बाद? आपका जो पुराण काल है उसमें क्या बना? और अब जो गांधी काल है आपका, उसमें क्या बना? बाबा साहब ने ये चार डैम बना दिए, ये कॉलेज बनवा दिए, आपने क्या बनवाया? तो जब भी आप कोई बात करें तो उनसे कहो आपका वास्तुकला में, भारत के बनाने में, निर्माण में आपका क्या योगदान है? तो उसका एक ही उत्तर है कि शून्य, यानी कि नील बटा सन्नाटा, कि आपने कुछ किया ही नहीं। जो किया वो बाबा साहब ने किया। और जब बाबा साहब ने किया तो कबीर साहब का जो एक श्लोक है वो याद आता है कि सात समुद्र की मसी करो, लेखनी करो बन राय। यानी कि जितना सात समुद्रों में पानी है, इतने की मैं शाही बना लूं, और जितने जंगल है उनकी मैं कलम बना लूं। सब धरती को कागज करूं, अभी पूरी धरती है इसको मैं कागज समझूं, जब उसको बना लूं। गुरु गुण लिखे होना जाए, तो बाबा साहब का गुण जो है वो लिखा ही नहीं जा सकता। तो इन्हीं के साथ मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, उन महा, और बिल्कुल ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब उसी परंपरा से हैं जिन्होंने यहाँ वास्तुकला शुरू की, जिसमें तथागत हुए, सम्राट अशोक हुए, और कबीर साहब हुए, गुरु रविदास हुए। तो ये मतलब हमारे लिए गर्व की बात है। और समय आएगा, हम जैसे पहले इस देश के निर्माता थे, अब भी हैं, अब भी हम ही बना रहे हैं। तो ये समय आएगा, ये देश जो है बाबा साहब को स्वीकार करेगा, उनकी बातें जो है उनको मानेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबका बहुत बहुत